गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपना सिस्टमेटिक क्लास चालू करने जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और प्रश्न उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन के हिसाब से जाएं या समझने के हिसाब से जाएं तो electrostatics is the branch of physics which deals about forces, field and potential when charge is in rest. When charge is in rest, यानी कहने का मतलब कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके कारण जो अदर चार्जेस पर फोर्स लग रहा हो या चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स, और जो किसी पॉइंट पर वो पोटेंशियल डेवलप कर रहा हो, इस चीज की स्टडी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। तो क्लास तो हमने चालू किया है 12th फिजिक्स से, लेकिन मैं जान रहा हूं कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो इस समय मार्क में अपने फोकस कर रहे होंगे एग्जाम पर। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक्स की वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, 12th एग्जाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में फिलहाल तो हमने स्टार्ट किया है, लेकिन इसको तो रूटीन वर्क के रूप में हमने स्टार्ट किया है, लेकिन स्पेशली हम चाहेंगे कि जो लड़के इस साल 12th एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ वीडियो बना पाए। तो वो जो टॉपिक्स होगा वो आप ही लोग सेलेक्ट करके हमको कमेंट में बताएंगे, तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक्स का हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नाउ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज के लिए कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता। अगर डेफिनेशन होना भी है तो चार्ज के लिए सिर्फ डेफिनेशन ये हो सकता है कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब क्या कि चार्ज जो है तो किसी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि जितने भी मैटर है उसके पास और पहले से ही जब भी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा उसके ऊपर चार्ज होगा। आप सभी लोग एटम के विषय में जानते हैं कि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो बेसिकली चार्ज मैटर पर उस एटम से ही आता है। तो प्रश्न उठता है व्हेन द चार्ज अपीयर्स, व्हेन द चार्ज अपीयर्स। तो व्हेन चार्ज appears, that is the question, कि when will the charge appear, चार्ज कब प्रकट होगा। फर्स्ट पॉइंट इज रबिंग। तो when we rub two objects against each other, in that situation the charge will appear on either of the surface। जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ेंगे तो उन पर चार्ज अपीयर होगा। भाई ये चार्ज अपीयर होने के पीछे कारण क्या बन रहा है? तो चार्ज अपीयर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो बनेगा वो बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के वजह से आएगा। क्या कि ट्रांसफर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो ट्रांसफरेबल है,
प्रोटॉन ट्रांसफरेबल नहीं है, बजाय कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना होता या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो रहा होता, तभी जाकर के हमारा प्रोटॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जब कोई एक और दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए और बी, हमने एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या किया है, रब करके उसको सेपरेट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हमको देखने को जो मिलेगा कि एक पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। एंड हाउ विल वी वेरीफाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो इसके लिए तो हम लोग को कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के उसके साथ ही पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे। अगर यदि रिपेल करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यदि इसे अट्रैक्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चार्ज अपीयर हुआ है, इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि एक पेयर ऑफ ए बी आपने लिया है, एक ऐसा ही पेयर सेम मटेरियल का हम लोग ले लें, उसमें बहुत सारे पेयर है, उसको आप लोग बुक में देख सकते हैं कि सिल्क के ऊपर अगर ग्लास को रब करते हैं तो सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये किससे किसको रब करने से किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज है, वो आप टेक्स्ट बुक में अपना देख लें, ठीक है। तो अगर ऐसा ही किसी एक पेयर सेम मटेरियल का ले, जो मटेरियल बी का हो वही बी का हो, जो ए का हो वही सी का हो, उसको भी रगड़ दे, अगर रब कर दिया जाए तो जैसा कि उम्मीद करते हैं कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप ए और सी को क्लोज लाएंगे तो ए और सी के बीच में रिपल्सन होगा और बी और डी के बीच में भी रिपल्सन होगा। लेकिन अगर ए और बी के बीच, ए और बी को करीब लाया जाए तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ए के साथ बी के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सी और डी के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे में हम लोग अनलाइक चार्जेस हमारा वेरीफाई होता है अट्रैक्शन से, अनलाइक चार्जेस वेरीफाई होता है रिपल्सन से, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो हमारा हो गया रबिंग, दूसरा प्रोसेस होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए हमको एक चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। लेट्स सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ओके, एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू ए कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है, जिसके थ्रू हमारा चार्ज पास कर सके वो कंडक्टर होगा, और जिसके थ्रू हमारा चार्ज पास नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। इन दैट सिचुएशन अगर आप कोई कंडक्टर को इसके करीब में लाते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? We know that in conductor we have mobile charges inside it in the form of electron. कंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्जेस होते हैं, और मोबाइल चार्जेस होते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं। सिचुएशन क्या होगा, the free electrons present here will be attracted and appear at the near end of the positive charge, and due to redistribution of charges what we will find that here there will be positive charge। क्योंकि होगा क्या कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच जाएगा, तो जब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उस दूसरे एंड पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये पोलराइज हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये एंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करने लगेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में हम लोग आगे चल के फिर से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जिसमें हमारा चार्ज की आवश्यकता है, एफईएफ होगा। तीसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे थोड़ी देर पहले हम जो है सो चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में जिस तरह से रिएक्शन हो रहा हो, हम कैसे हो रहा है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम वगैरह निकलता है ना, या फिर प्रोटॉन वगैरह निकलता है, करेक्ट, या बीटा पार्टिकल निकलता है जो क्या होता है, हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बाय न्यूक्लियर रिएक्शन वी कैन फाइंड चार्ज ऑब्जेक्ट,
चार्ज ऑब्जेक्ट भले ही वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो, लेकिन ये चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये इसको कोई क्या करता है, इसको रिसीव कर देता है, तो ये चार्ज उस पर जाकर के अपीयर हो जाएगा। करेक्ट। तो 3 प्रोसेस होते हैं अपीयरेंस ऑफ चार्जेस की, जबकि चार्ज क्या है, हर मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ये होता है उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज। अब अभी आपने जैसा कि हम डिस्कस किए, इसमें एक चीज आप लोग आपने नोटिस किया होगा कि चाहे रबिंग की बात हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात हो, या हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो, हर प्रोसेस में, ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में अपीयरेंस ऑफ चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बहुत सारे लोग इसको क्वांटाइजेशन को नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको मैं समझा पाऊं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग अवेलेबल इन ए डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फिक्स्ड फॉर्म। तो डिस्क्रीट फिक्स्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप समझे, जैसे कि आप अब घर बनाने के लिए चलते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, ईंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ईंट टूटता है, लेकिन हम लोग जब क्वांटाइज प्रोसेस में बात करते करेंगे किसी पार्टिकल तो टूटने की बात नहीं करेंगे, अनब्रेकेबल होगा। एक रफली समझने के हिसाब से एक एक ईंट को जोड़ते जाते हैं। ऐसा बहुत सारे प्रोसेस में भी तो खैर आपने क्ले से भी बनाते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड अमाउंट में जब आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इस चीज को हम लोग प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्वांटाइज प्रोसेस। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी कि जो भी चार्ज अपीयर हो रहा था किसी ऑब्जेक्ट पर, दैट वाज ड्यू टू व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने रब ही किया हो, इंस्टेंस में लिया हो कि आपने ए और बी ऑब्जेक्ट को क्या किया होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या तो इस पर से एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अगर इसने 2 दिया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू। इसका मतलब कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस रिसीव किया है तो इस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आया होगा। अगर 2 किया होगा तो जस्ट इसका डबल, अगर 3 किया होगा तो जस्ट इसका ट्रिपल। इसके रिवर्स में यहां देखें तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा, एक इसने लूज किया है इस पर, तो पॉजिटिव कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। करेक्ट। अगर 2 इसने लूज किया है तो इसका डबल हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरीके से हम अगर देखें तो आइदर ऑब्जेक्ट ए पर टोटल पॉजिटिव चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, ये ई के मल्टीपल में होगा। इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ ई। Correct? That means 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. Then we can say that the total charge Q present on the object A will be how much? Ne. And that we call as quantization of charge. Now the definition is the charge present on any object is the integral multiple of minimum possible charge, that is charge present on one electron. ये डेफिनेशन बनती है हमारी इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए। Q इक्वल टू Ne, when n is the integer, not integer, you can say whole number, you can say integer, माइनस भी होता है, इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है, माइनस में नेगेटिव चार्ज भी होता है। ओके, क्यू से वैल्यू, यानी कहने का मतलब किसी पर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो ई होगा, या 2e होगा, या 3e के बराबर चार्ज होगा, या 4e के बराबर चार्ज होगा, या ऐसा कुछ भी होगा।
या 1000 ई होगा या 1 लाख ई होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है कि इस पर 3.5 ई चार्ज हो। हालांकि आजकल अब तो क्वार्क थ्योरी आने के बाद ये सब भी कुछ संदेह के घेरे में आ गया है, लेकिन फिलहाल जब तक आप उस लेवल तक पहुंचते नहीं तब तक किसी को मानना होगा। 3.5 ई इज नॉट पॉसिबल। डेसिमल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और टॉपिक्स आता है जिसको रफली हम डिस्कस कर दे रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मोटा मोटी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में क्या किया है, ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, करेक्ट है ना। दूसरी टॉपिक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसा कि पिछले एग्जांपल में अपीयरेंस ऑफ चार्ज के एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर ए और बी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो अगर सम टोटल ए और बी का चार्ज, अगर स्टार्टिंग में अपीयर चार्ज की बात करते हैं, नॉट टोटल चार्ज, सम टोटल चार्ज अगर ए और बी का जब न्यूट्रलाइज स्टेट बाय बिफोर रबिंग, अगर ये सम टोटल चार्ज इसकी चार्ज की वैल्यू अगर 0 थी, तो रब करने के बाद अगर मान लीजिए इस पर 10 पॉजिटिव चार्ज आया हो तो इस पर भी 10 नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स 10 प्लस 10 ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड माइनस 10 ऑन ऑब्जेक्ट बी। अगर सम टोटल करें फिर से चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो उस पर जो टोटल प्रेजेंट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 है स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा, अगर कुछ पहले से मौजूद है तो उतना ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके निकल रहे हैं, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में सीबीएसई के। अब तो खैर सब कुछ सीबीएसई हो गया है, सीबीएसई का हो गया, चार्जेस कंजर्व हो चुका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो चुका, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आज शूट करते हैं या कल शूट करते हैं, जब भी करते हैं तब हम उसको न्यूमेरिकल ही एक साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जरा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में कूलम्ब्स लॉ देख लेते है ना। कूलम्ब्स लॉ सब लोग जानते होंगे, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो थोड़ा डिटेल में हम जाते हुए कूलम्ब्स लॉ को हम देखें।